लोकतंत्र के महापर्व यानी लोकसभा चुनाव की उल्टी घड़ी चल रही है। इस वक्त उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। इंतजार अब 19 तारीख का है जब वोटर अपनी ताकत का इस्तेमाल करके अगले 5 साल के लिए देश की सरकार चुनेगा और चुनाव ज्यादा से ज्यादा लोग शामिल हो सके, इसके लिए चुनाव आयोग भी तैयारी कर रहा है। वक्त के साथ बदलती तकनीक का इस्तेमाल करते हुए चुनाव आयोग इस तैयारी में है कि ज्यादा से ज्यादा लोग वोट का इस्तेमाल कर सकें और इसके लिए अब एक बड़ा कदम उठाते हुए क्यू मैनेजमेंट सिस्टम लॉन्च करने की तैयारी है। इस सिस्टम के जरिए वोटर्स पर घर पर बैठे ही ये जान पाएंगे कि उनके बूथ पर कितनी लंबी कतार है। तो चलिए आपको बता देते हैं कि ये सिस्टम आखिर किस तरीके से काम करेगा। हरियाणा में इस बार क्यू मैनेजमेंट सिस्टम लागू किया जाएगा। इस सिस्टम से प्रदेश भर के वोटर्स घर बैठ करके अपने बूथ की जानकारी आराम से ले पाएंगे। उन्हें इस बात का पता आसानी से चल सकेगा कि बूथ पर पुरुष और महिलाओं की कितनी भीड़ है। ये जानकारी संबंधित बूथ लेवल ऑफिसर हर आधे घंटे में वेबसाइट पर अपलोड करेंगे और इस सिस्टम का फायदा ये होगा कि वोटर लंबे समय तक लाइन में लगने से बचेंगे। दरअसल चुनाव के समय इस बार भारत में जबरदस्त गर्मी का प्रकोप पड़ने वाला है और हरियाणा में एक ही चरण में 25 मई को वोटिंग होनी है। मई का महीना होने के चलते राज्य में गर्मी की हद से ज्यादा होगी और इसके चलते इस सिस्टम का इस्तेमाल ज्यादा फायदा पहुंचा पाएगा। प्रशासनिक सूत्रों का कहना है कि देश में हरियाणा पहला राज्य होगा जहां ये सिस्टम लागू किया जाएगा। हाई लेवल पर इसकी तैयारियां चल रही हैं। अधिकारियों का मानना है कि इस सुविधा के शुरू होने से वोट प्रतिशत में भी इजाफा हो पाएगा, क्योंकि शहरी इलाके में ज्यादातर वोटर गर्मी में भीड़ के चलते वोट डालने से बचते हैं। ऐसे में अगर आप भी हरियाणा में रहते हैं और आपको अपने बूथ की जानकारी चाहिए तो उसे कैसे हासिल कर सकते हैं, ये भी आपको हम बता देते हैं। जानकारी के लिए चुनाव आयोग की वेबसाइट पर आपको जाना होगा और इसे खोलने पर 3 विकल्प आपको दिए जाएंगे। पहला ARO लॉगिन, दूसरा BLO लॉगिन और तीसरा वोटर्स इन क्यू सिटीजन। मतदाताओं को वोटर्स इन क्यू सिटीजन विकल्प पर जाना होगा। इस पर आप क्लिक करते हैं तो पेज खुल जाएगा जिसमें अपना जिला, विधानसभा क्षेत्र और बूथ नंबर आपको भरना होगा और इसके अलावा सिक्योरिटी कोड डालना पड़ेगा। ये कोड पेज में ही दिया रहेगा। सिक्योरिटी कोड भर करके सबमिट करने पर अपने बूथ पर लगी भीड़ की जानकारी आपको आराम से मिल जाएगी। पूरे हरियाणा में निर्वाचन आयोग ने ये नई पहल की है और इस पर तेजी से काम किया जा रहा है। आयोग की जो भी गाइडलाइंस होगी उसे लागू किया जाएगा और ये तय है कि वोटर्स को इससे सुविधा जरूर होगी और वो भीड़ से बच करके अपने मताधिकार का इस्तेमाल आसानी से कर पाएंगे। हरियाणा के सभी जिलों के शहरी विधानसभा क्षेत्रों को इससे जोड़ा जा रहा है। शहरी क्षेत्रों के BLO अपना रजिस्ट्रेशन यहाँ पर करवाने वाले हैं। देखिए, पतझड़ का महीना आ रहा है, लेकिन चुनाव से पहले नेता पार्टी रूटी पेड़ से पत्तों की तरह झड़ने लग गए हैं और इसका सबसे बड़ा नुकसान तेलंगाना में KCR की पार्टी BRS को उठाना पड़ा। 10 साल तक तेलंगाना की सरकार की कुर्सी पर काबिज रही BSR जब से सत्ता से बेदखल हुई तब से पार्टी के बड़े बड़े नेताओं ने मुंह मोड़ना शुरू कर दिया। उसके बाद तो ये सवाल भी उठता है कि KCR का किला आखिर क्यों ढहने लगा। BRS में मची इस भगदड़ के पीछे वजह क्या है, जानने के लिए एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। चुनाव आने के साथ ही नेता मौसम की तरह बदलने लगते हैं। नई राहों की तलाश होती है, नए दोस्तों का साथ ढूंढा जाता है, नई संभावनाओं की खोज रहती है, नए समीकरणों पर नजर होती है। ये कोई नई बात नहीं कि चुनाव से पहले सियासी पतझड़ नजर आता है, लेकिन BRS पर इस सियासी पतझड़ का असर कुछ ऐसा हुआ कि पार्टी के काडर से जुड़े नेता भी अलविदा कहकर चल दिए। KCR सरकार में डिप्टी CM रहे कादियम श्रीहरि ने BRS का साथ छोड़कर कांग्रेस का हाथ थामा। उनके साथ उनकी बेटी कादियम काव्या भी कांग्रेस में शामिल हो गई। वारंगल के सांसद पुसुनूरी दयाकर BRS छोड़कर कांग्रेस का हाथ थामते हुए नजर आए। इसी तरीके से चेवल्ला सांसद रंजीत रेड्डी ने भी पार्टी छोड़ दी और कांग्रेस के साथ चले गए। इनके अलावा पेडापल्ली से सांसद B वेंकटेश, खैरताबाद से विधायक दानम नांगेदर और नेता बोला कुंता ने भी BRS छोड़कर कांग्रेस से दोस्ती कर ली। जहीराबाद सांसद BB पाटिल और नागर कुर्नूल के सांसद P रामुलु BRS छोड़कर BJP में चले गए। तेलंगाना की सियासत में केके के नाम से मशहूर के केशव राव भी जल्दी कांग्रेस में घर वापसी कर सकते हैं। उनकी बेटी और ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की मेयर गढ़वाल विजय लक्ष्मी पिछले दिनों कांग्रेस में शामिल हुई। कांग्रेस का कहना है कि ये तो अभी ट्रेलर है, पतझड़ की असली पिक्चर तो अभी आना बाकी है।
Congress Party. Very senior BRS leaders who has worked as Deputy CM, ministers, MPs, first line cadre and second line ladder of BRS Party are joining Congress Party because everybody came to know BRS has no future in the politics because they have 10 years deceived the people and they have not done anything what they have promised. चुनाव से पहले सियासी दलों में भगदड़ होना आम बात है, लेकिन केसीआर की पार्टी में मची इस भगदड़ के पीछे की असली वजह तो पता करना है, तो बीआरएस पार्टी की शुरुआत कैसे हुई ये भी समझना होगा। बीआरएस सुप्रीमो के चंद्रशेखर राव की पार्टी कोई सहज रूप से राजनीतिक दल नहीं थी, ये राजनीतिक आंदोलन से निकली पार्टी है। तेलंगाना के लिए हुए आंदोलन में केसीआर के साथ कई लोगों ने हिस्सा लिया था, लेकिन धीरे धीरे केसीआर और उनके परिवार ने सभी से किनारा कर लिया। ये आरोप भी लगते रहे कि उनके यहाँ पार्टी के आम कार्यकर्ता की जगह बाहर से आए लोगों की लेन देन की व्यवस्था के तहत टिकट दिया जाता है। केसीआर पर आरोप ये भी लगता है कि वो आम कार्यकर्ताओं या निचले स्तर के नेताओं से नहीं मिलते, जिसका असर हुआ कि अपनी पार्टी के अंदर ही उनका कनेक्ट टूट गया था। केसीआर ने जब नेताओं से दूरी बनाई तो ये उनकी पार्टी के अंदर गुस्से की वजह में बदल गई और अंजाम ये था कि सत्ता जब हाथ से फिसली तो नेताओं का साथ भी छूटता चला गया। केसीआर की पार्टी छोड़ जिस पैमाने पर नेताओं ने नए रास्ते तलाशे, उसके पीछे एक वजह पार्टी में बाहर से आए नेताओं की तादाद भी रही। बीआरएस छोड़कर जो लोग जा रहे हैं उनमें ज्यादातर लोग दूसरे दलों से आए थे। जो लोग केसीआर की पार्टी में आए वो विचारधारा या सोच के चलते नहीं बल्कि सत्ता की तलाश में जुड़े हुए थे। ऐसे में 10 साल बाद जब सत्ता गई, बाहर से आए उम्मीदवार नेता तो वापस अपनी मूल पार्टी में चले गए या फिर कहीं और अपना ठिकाना ढूंढ लिया। हालांकि इसकी एक वजह केसीआर की बेटी एमएलसी के कविता का नाम दिल्ली के कथित शराब घोटाले में आने को भी माना जा रहा है। केसीआर का साथ छोड़ने वालों की फहरिस्त दिन ब दिन लंबी होती जा रही है। आलम यह है कि मौजूदा चुनाव में बीआरएस को अच्छे उम्मीदवार उतारने में भी दिक्कत आ रही है। हाल ही में सत्ता से बाहर होने वाली बीआरएस को लेकर अब भी लोगों में नाराजगी है। इसकी वजह से उसे अच्छे उम्मीदवार तय करने में उसके पसीने छूट रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। तो बीआरएस में भगदड़ का खेल आपने समझा। वजह सत्ता का लालच और संभावनाओं की तलाश रहती है, तो कभी पार्टी से नाराजगी रहती थी। कुछ ऐसा ही खेल महाराष्ट्र में भी हो गया है, जहां जलगांव से सांसद उन्मेष पाटिल ने लोकसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी को अलविदा कह दिया। जलगांव से बीजेपी सांसद उन्मेष पाटिल ने 2019 के चुनाव में महाराष्ट्र के अंदर बीजेपी को तीसरी सबसे बड़ी जीत दिलाई, लेकिन इस बार बीजेपी ने उनका टिकट क्या काटा? नए रास्ते तलाशते उन्मेष पाटिल ने शिवसेना यूबीटी का साथ पकड़ लिया। उन्मेष पाटिल इस वक्त जलगांव से बीजेपी के सांसद हैं। उन्होंने 2019 के चुनाव में 4.11 लाख वोटों के अंतर से जीत हासिल की थी। वैसे तो महाराष्ट्र में सबसे बड़ी जीत मुंबई नॉर्थ से बीजेपी के गोपाल शेट्टी ने दर्ज की है। उनकी जीत का मार्जिन 4,65,000 था। वही दूसरी बड़ी जीत ठाणे से शिवसेना के राजन विचारे ने हासिल की। उनकी जीत का अंतर 4,12,000 वोटों का था। तीसरे नंबर पर उन्मेष पाटिल थे, जिनकी जीत का अंतर 4,11,000 वोटों का था। लेकिन इस बार बीजेपी उनका टिकट काट दिया गया, जिसके चलते उन्होंने बीजेपी का साथ छोड़ा। ठाकरे गुट में शामिल होने के बाद चर्चा थी कि क्या उन्हें उम्मीदवारी मिलेगी, लेकिन उन्मेष पाटिल की जगह उनके समर्थक को उम्मीदवार घोषित किया गया। जलगांव में करण पवार को उम्मीदवार बनाया गया और इसके साथ ही हातंकगले में पूर्व विधायक सत्यजीत पाटिल, जबकि पालघर में भारती कामडी और कल्याणी में वैशाली दरेकर के नाम की घोषणा की गई। यानी बीजेपी छोड़ने के बाद भी उनको टिकट नहीं मिला, लेकिन अपने समर्थकों को उन्मेष टिकट दिलाने में कामयाब रहे। और ऐसे में सवाल उठता है कि क्या जलगांव सीट पर उन्मेष पाटिल बीजेपी के लिए मुश्किल का सबब बन गए हैं? और इसके जवाब को जानने के लिए सीट के इतिहास को खंगालना पड़ेगा। 1999 में हुए चुनाव में बीजेपी ने यहां से वाईजी महाजन को टिकट दिया। महाजन ने जीत हासिल की और उन्होंने 2004 के चुनाव में भी अपनी सीट बरकरार रखी। और इसके बाद 2007 में जहां उपचुनाव कराए गए, जिसमें बीजेपी के ही हरिभाऊ जावले को जनता ने सांसद चुना। 2009 से 2014 तक बीजेपी नेता एटी नाना पाटिल यहां से सांसद रहे। 2019 के चुनाव में बीजेपी ने यहां से अपना उम्मीदवार बदला और उन्मेष पाटिल को टिकट दिया।
उन्मेष ने बड़ी जीत हासिल की। इस बार बीजेपी ने उन्मेष का टिकट काटने का फैसला किया, जिससे नाराज उन्मेष ने शिवसेना की उद्धव गुट को ज्वाइन करने का फैसला कर लिया। देखिए, ये तो हो गई टिकट की तलाश में पार्टी छोड़ने वाले नेताओं की बात। अब बात करते हैं उन नेताओं की जिनको टिकट मिलने के बाद अब उन्होंने नामांकन शुरू किया है। आज राजस्थान कोटा बूंदी लोकसभा के बीजेपी उम्मीदवार ओम बिरला ने नामांकन दाखिल किया और इससे पहले एक नामांकन सभा का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा, कैबिनेट मंत्री किरोड़ीलाल मीणा, मदन दिलावर मंत्री हीरालाल नागर सहित कई बीजेपी के नेता शामिल हुए। नयापुरा उम्मेद सिंह स्टेडियम के आम सभा को संबोधित करते हुए भाजपा प्रत्याशी ओम बिरला ने बेटा भाई बनकर के समर्थन मांगा, तो वहीं दूसरी तरफ सीएम भजनलाल शर्मा ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कांग्रेस को भ्रष्टाचार की जननी बताया। उन्होंने कहा कि युवाओं की आंखों में आंसू लाने वाले और युवाओं के सपने तोड़ने वालों को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे। कोटा बूंदी संसदीय सीट से ओम बिरला बीजेपी का परचम बुलंद कर रहे हैं और ऐसे में इस सीट का सियासी गणित क्या कहता है, ये भी आपको डिटेल में समझाते हैं। कोटा बूंदी लोकसभा में कुल 20,62,730 मतदाता है, जिसमें से 10,61,228 पुरुष, 10,01,502 महिला मतदाता है। ऐसे में ओम बिरला कोटा बूंदी सीट पर बीजेपी के एक मजबूत उम्मीदवार हैं, जिनको सोच समझकर बीजेपी ने चुनाव मैदान में उतारा है। कोटा बूंदी लोकसभा सीट की अगर बात करें तो यहाँ पर 2 लाख गुर्जर, 2 से 2.5 लाख मीना समाज, तकरीबन 2.5 लाख मुस्लिम, 1.25 लाख ब्राह्मण, 1 से 1.25 लाख वैश्य और तकरीबन 1 लाख राजपूत वोटर्स हैं, तो साथ ही 1.25 लाख माली, 3.5 लाख एससी, 1 लाख ओबीसी वोटर्स हैं। कांग्रेस ने जहां गुर्जर जाति के प्रहलाद गुंजर को अपने प्रत्याशी के रूप में मैदान में उतारकर गुर्जर, मुस्लिम, मीना के साथ बड़ी संख्या में मौजूद एससी वोटर पर दांव खेला है, तो वहीं बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे के साथ केंद्र सरकार की योजनाएं और बीजेपी प्रत्याशी लोकसभा स्पीकर की लोकप्रियता और उनके सामाजिक कार्यों को जन जन तक पहुंचाने में लगातार जुटी हुई है। वहीं दूसरी तरफ केरल के वायनाड से दूसरी बार किस्मत आजमा रहे राहुल गांधी ने भी आज अपना नामांकन दाखिल किया है। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज केरल की वायनाड सीट से नामांकन दर्ज किया और इससे पहले उन्होंने बहन प्रियंका गांधी के साथ 1 घंटे का रोड शो किया। इस दौरान राहुल ने क्षेत्र की जनता से कहा कि आपका सांसद होना सौभाग्य की बात है। वायनाड सीट से राहुल के खिलाफ इंडिया में शामिल सीपीआई की एनी राजा चुनाव लड़ रही हैं। वहीं बीजेपी ने केरल के प्रदेश अध्यक्ष के सुरेंद्रन को मैदान में उतारा। अब इन 2 तस्वीरों से केरल के सियासी रण के गणित को समझा जा सकता है। एक तरफ राहुल गांधी हैं, जो दूसरी बार वायनाड से चुनावी मैदान में उतर गए हैं, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने अपने प्रदेश अध्यक्ष के सुरेंद्रन को उतारकर ये संकेत दिया कि बीजेपी इस सीट पर राहुल गांधी के सामने चुनौती पेश करने की तैयारी इस वक्त कर रही है। चलिए आगे बढ़ते हुए और बात कर लेते हैं अब उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश की सियासत से जुड़े एक किरदार का जिक्र करते हैं, जिसको मुख्तार नाम से जाना जाता रहा है। मुख्तार अंसारी भले ही कब्र में दफन हो गया हो, मगर उसके सहारे लोकसभा चुनाव में राजनीति की नैया पार करने वाले कम नहीं हैं। दरअसल मुख्तार की मौत के बाद से ही गाजीपुर के मोहम्मदाबाद में मुख्तार के घर पर आम लोगों के साथ साथ सियासी लोगों का भी आना जाना लगा हुआ है। लेकिन सियासत में हलचल तब मची जब एक दिन पहले AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी खुद मुख्तार के घर पहुंचे और ये पहला मौका रहा होगा जब साउथ का कोई बड़ा नेता पूर्वांचल में किसी को श्रद्धांजलि देने पहुंचा हो। जानकार मानते हैं कि मुख्तार का सियासी रसूख गाजीपुर समेत आसपास की 4 से 5 लोकसभा सीटों पर है। ऐसा वक्त था जब मुख्तार किसी पार्टी के साथ होता तो इन लोकसभा सीटों पर उसकी मर्जी से कैंडिडेट उतारे जाते थे और ये तस्वीर लोकसभा चुनाव के साथ विधानसभा चुनाव में भी दिखती थी और यही वजह रही है कि बीते शुक्रवार से मुख्तार के घर के फाटक पर कई सियासतदान उसे श्रद्धांजलि देने पहुंचे। इसमें वो लोग भी शामिल हैं जो कभी मुख्तार से राजनीतिक दूरी बनाकर रखते थे। सबसे पहले बात स्वामी प्रसाद मौर्य की। मुख्तार की मौत के बाद आसपास के नेता तो जरूर पहुंचे, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा तब शुरू हुई जब स्वामी प्रसाद मौर्य अफजल अंसारी से मिलने के लिए रविवार को गाजीपुर पहुंचे। बीजेपी छोड़कर समाजवादी पार्टी ज्वाइन करने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य 2022 चुनाव में बुरी तरीके से हार गए थे। समाजवादी पार्टी से भी फिर वो अलग हुए और ऐसे में उन्हें कोई सपोर्ट नहीं मिला और वो अपने दम पर चुनाव जीत सके। कुशीनगर लोकसभा सीट का समीकरण अगर देखें तो स्वामी SC, ST, कुर्मी और मुस्लिम वोटों के समीकरण के भरोसे हैं। मुख्तार की मौत पर
स्वामी प्रसाद अब मुस्लिम वोटों को अपने पाले में लाने के ख्याल से दुख जताने के लिए वहां पहुंचे। अब बात करते हैं असदुद्दीन ओवैसी, जो कि मुख्तार के घर पर पहुंचे। रविवार देर रात को गाजीपुर में मुख्तार अंसारी के घर में वो थे, जहां मुख्तार के छोटे बेटे उमर ने उनका स्वागत किया। अब पूर्वी उत्तर प्रदेश में ओवैसी का जनाधार नहीं है, ऐसे में उनके सामने एक रास्ता मुख्तार बचा, जहां वो पहुंचे और अपनी सांत्वना जाहिर की। मुख्तार के सहारे ओवैसी शायद अपनी आधार मजबूत करना चाहते थे और इसके साथ ही समाजवादी पार्टी की तरफ से भी मुख्तार की मौत पर उनके घर धर्मेंद्र यादव पहुंचे। समाजवादी पार्टी को आखिर इससे क्या फायदा है और क्या फायदा समाजवादी पार्टी तलाश रही है, ये भी आपको समझाते हैं। दरअसल गाजीपुर सहित आसपास की जो 5 लोकसभा सीटें हैं, उस पर अंसारी परिवार का दबदबा है। आजमगढ़ सीट जीतने के लिए समाजवादी पार्टी को मुस्लिम वोटों की सबसे ज्यादा जरूरत है। एमवाई समीकरण के लिए अंसारी परिवार का सपोर्ट धर्मेंद्र यादव को चाहिए। अब गाजीपुर की मुस्लिम बाहुल्य सीट है, जहां पर 3 लाख से ज्यादा मुस्लिम वोटर हैं। समाजवादी पार्टी सपा ने गाजीपुर से अफजाल अंसारी को लोकसभा उम्मीदवार बनाकर पूर्वांचल भर के मुसलमानों को खास संदेश दे ही दिया है। और यही वजह है कि ये जो तमाम नेता हैं वो बार बार मुख्तार के दर पर पहुंच रहे हैं। बीजेपी लोकसभा चुनाव के लिए जोर शोर से प्रचार कर रही है। चुनावी रैलियों के लिहाज से आज का दिन बेहद खास रहा, क्योंकि आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत बीजेपी के कई दिग्गज नेताओं की उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों में रैलियां हुई, जहां से उन्होंने केंद्र सरकार की 10 साल की उपलब्धियों को गिनाते वो नजर आए। साथ ही विपक्षी पार्टियों पर भी तीखा हमला बोलते नजर आए। गृह मंत्री अमित शाह ने आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया और इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगरा में रैली की। गृह मंत्री अमित शाह ने मुजफ्फरनगर के राष्ट्रीय इंटर कॉलेज बुढ़ाना में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। वहीं सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज फतेहपुर सीकरी और आगरा लोकसभा क्षेत्रों में प्रमुख सम्मेलन को संबोधित करने पहुंचे। मोदी जी ने गरीबों के उत्थान के लिए, किसानों के उत्थान के लिए ढेर सारे काम किए। आपने 2017 में भाजपा की सरकार बनाई, योगी सरकार ने यहां पर गुंडों का आतंक बंद कर यहां पलायन रोका है और लोगों को सुरक्षित किया है। अपराध करना बंद करो और अपराध करोगे तो उसकी कीमत चुकाने के लिए तैयार रहो। बहनों और भाइयों, तो ज्यादातर अपराधियों ने अपनी जमानतें तुड़वा करके जेल में चले गए, अपने गले में तख्ती लटका करके घूम रहे हैं, कह रहे हैं कि भैया जिंदगी भर ठेला लगा करके पेट भर लूंगा, लेकिन अब कुछ गलत काम नहीं करूंगा, एक बार जान बकस तो बस। राजस्थान की सभी 25 सीटों पर लोकसभा चुनाव से पहले 2 चरणों में 19 और 26 अप्रैल को होना है। शुरुआती चरणों में चुनाव होने के कारण यहां अब प्रचार अभियान जोर पकड़ने लगा है। भाजपा कांग्रेस के बड़े नेताओं की चुनावी सभाएं और रैलियां लगातार हो रही हैं। अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी की रैली के बाद आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी राजस्थान पहुंचे। जेपी नड्डा ने झालावाड़ में चुनावी जनसभा को संबोधित किया और संबोधित करते हुए पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के बेटे दुष्यंत सिंह के लिए वोट मांगे। दरअसल झालावाड़ 12 संसदीय क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी 4 बार के सांसद दुष्यंत सिंह के समर्थन में जनसभा को संबोधित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बुधवार को झालावाड़ पहुंचे। नड्डा हेलीकॉप्टर से दोपहर 2 बजे झालावाड़ के श्रीजी मेहमी स्टेडियम पहुंचे, जहां वसुंधरा राजे सिंधिया और दुष्यंत सिंह सहित भाजपा के कई नेताओं ने उनका स्वागत किया और उसके बाद नड्डा सभा स्थल पर पहुंचे, जहां उन्होंने दुष्यंत सिंह के समर्थन में वोट मांगे। भाजपा सरकार की उपलब्धियों को वहां पर वो गिनवाते हुए नजर आए। तो चुनावी रण को साधने की कोशिश लगातार पॉलिटिकल पार्टीज कर रही हैं और ये तस्वीरें राजस्थान की हम आपको दिखा रहे हैं, जब जेपी नड्डा पहुंचे वसुंधरा राजे सिंधिया के बेटे दुष्यंत सिंह के लिए वोट मांगने और इस जनसभा को संबोधित करने के लिए जेपी नड्डा खुद पहुंचे।
दुष्यंत सिंह के समर्थन में जनसभा किया गया है, जिसके रण में खुद जेपी नड्डा उतरे हुए नजर आए। राजस्थान की तस्वीरें झालावाड़ बारा में मौजूद जेपी नड्डा दुष्यंत सिंह के समर्थन में यहां रैली करते हुए नजर आए।